आज हम सुरेन हिंदी क्लास में आज हम पढ़ते हैं काव्य हेतु। काव्य हेतु भारतीय काव्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण बिंदु है और ये बहुत सी परीक्षाओं में शामिल भी होता है। हेतु का अर्थ होता है कारण। काव्य हेतु क्या हुआ? वह तत्व है जिनसे काव्य या कविता की रचना की जाती है, या दूसरे शब्दों में कहें कि काव्य के वे कारण जिनसे रचना संभव हो पाती है, काव्य हेतु कहलाते हैं। बाबू गुलाब राय के शब्दों में, बाबू गुलाब राय जो है उनके शब्दों में काव्य हेतु क्या है, यानी हेतु क्या है। उन्होंने कहा है कि हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। ये बाबू गुलाब राय के शब्दों में हेतु की परिभाषा है। काव्य हेतुओं पर सर्वप्रथम अग्नि पुराण में चर्चा है। हमारे जो पुराण हैं उनमें अग्नि पुराण जो है उसमें सबसे पहले काव्य हेतु के ऊपर चर्चा हुई है, और उस अग्नि पुराण में 3 काव्य हेतुओं का जिक्र है, चर्चा है। प्रतिभा, वेद ज्ञान और लोक व्यवहार। प्रतिभा वेदों का ज्ञान, और लोक वेद ज्ञान का मतलब शास्त्र ज्ञान से है, और लोक व्यवहार। ये 3 जो है वो सबसे पहले ये ध्यान में रखने की है कि काव्य हेतु की चर्चा सबसे पहले या काव्य हेतु पर विचार सबसे पहले कहाँ पर है, तो अग्नि पुराण में है। काव्य शास्त्रियों की दृष्टि में, यानी संस्कृत के जो आचार्य काव्य शास्त्री हैं उनकी दृष्टि में काव्य हेतु जो है वो कितने प्रकार का होता है, कौन सा होता है, ये प्रश्न ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे आचार्य भाम्य ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में प्रतिभा को ही प्रधान हेतु बताया है, यानी प्रतिभा को उन्होंने प्रधान हेतु बनाया है अपने काव्य अलंकार ग्रंथ में। आचार्य दंडी ने अपने काव्यादर्श ग्रंथ में प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान यानी व्युत्पत्ति और आनंद अभियोग अभ्यास को इन्होंने आनंद अभियोग नाम दिया है। तो प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को इन्होंने आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्य ग्रंथ में काव्यादर्श में काव्य हेतु माने हैं। आचार्य रुद्रट ने अपने काव्यालंकार ग्रंथ में प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को स्वीकार किया है, लेकिन इन्होंने प्रतिभा के 2 भेद बताए हैं। आचार्य रुद्रट ने प्रतिभा के 2 भेद बताए हैं, सहजा और उत्पाद्या। सहजा का मतलब ये जन्मजात जो प्रतिभा है वो, और उत्पाद्या का मतलब कोई भी शास्त्रीय ग्रंथ पढ़ करके हमने जो प्रतिभा ग्रहण की है उसको उत्पाद्या कहा है। तो ये प्रश्न भी आता है कि प्रतिभा के 2 भेद सहजा और उत्पाद्या किस आचार्य ने माने हैं, तो आचार्य रुद्रट ने ये 2 भेद बताए हैं प्रतिभा के। आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश ग्रंथ में 3 काव्य हेतुओं का जिक्र किया है। पहला है शक्ति। शक्ति को ही इन्होंने, प्रतिभा को इन्होंने शक्ति नाम दिया है। व्युत्पत्ति और अभ्यास 3 इन्होंने ये काव्य हेतु माने। अब इनका ये प्रश्न आता है आचार्य मम्मट का कि प्रतिभा को शक्ति नाम किसने दिया है, तो आचार्य मम्मट इसका उत्तर होगा। 5वां आचार्य हेमचंद्र का ग्रंथ है शब्दानुशासन। शब्दानुशासन ग्रंथ में इन्होंने लिखा है कि प्रतिभा से हेतु प्रतिभा नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा, अर्थात प्रतिभा काव्य हेतु है, यानी इन्होंने प्रतिभा को काव्य हेतु बताया है। प्रतिभा क्या है? नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा ही प्रतिभा है। अब ये जो प्रज्ञा यानी बुद्धि, नवोन्मेष क्या होती है?
नवोन्मेष का मतलब होता है, उन्मेष का मतलब होता है प्रकट करना, जगाना, उजागर करना। नवोन्मेष का मतलब नई नई चीजों को प्रकट करने वाली बुद्धि जो है उसको ही इन्होंने प्रतिभा कहा है। आगे 6 नंबर पे है पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ ने अपने रस गंगाधर ग्रंथ के अंदर प्रतिभा को ही प्रमुख काव्य हेतु बताया है। 7वां है राजशेखर। राजशेखर ने प्रतिभा और व्युत्पत्ति को समवेत रूप में, यानी दोनों को मिला जुला रूप में इन्हें काव्य हेतु स्वीकार किया है। लेकिन राजशेखर का प्रश्न आता है कि प्रतिभा के इन्होंने 2 भेद बताए हैं, कार्यत्री प्रतिभा और भावयत्री प्रतिभा। कार्यत्री प्रतिभा सर्जनात्मक जो प्रतिभा है, जो सर्जन करती है, रचना करती है, उस प्रतिभा को कार्यत्री प्रतिभा कहा है। और जो भावात्मक प्रतिभा होती है, भावात्मक प्रतिभा इन्होंने सहृदय को कहा है, पाठक को, आलोचक को। क्योंकि आलोचक या समालोचना करने वाला या पाठक पढ़ करके लिखने वाले को प्रेरित करता है, उसको भावयत्री प्रतिभा कहा है। जो लिखता है लेखक, रचना करता है, सर्जना करता है, उसको कार्यत्री प्रतिभा कहा है। तो राजशेखर ने प्रतिभा के 2 भेद बताए हैं, कार्यत्री और भावयत्री। उपर्युक्त विवेचन से काव्य हेतु 3 प्रकट होते हैं, 3 काव्य हेतु प्रकट होते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। क्योंकि ज्यादातर आचार्यों ने इन तीनों को काव्य हेतु जो है वो बताया, प्रतिभा को, व्युत्पत्ति को और अभ्यास को। अब ये तीनों क्या होते हैं ये तो हमने पढ़ लिया वैसे कि प्रतिभा वह शक्ति जो व्यक्ति के काव्य रचना में समर्थ बनाती है, यह ईश्वर प्रदत्त शक्ति होती है और जन्मजात होती है। ये प्रतिभा जन्मजात होती है। और व्युत्पत्ति का अर्थ होता है निपुणता, पांडित्य और विद्वता। ज्ञान की उपलब्धि को ही व्युत्पत्ति कहा गया है। वह विवेक जो व्यक्ति या कवि काव्य शास्त्र व लोक व्यवहार से प्राप्त करता है उसको व्युत्पत्ति कहा जाता है। ग्रंथ पढ़ करके, काव्य शास्त्र पढ़ करके हमने जो है यदि कोई ज्ञान प्राप्त किया है फिर काव्य रचना करते हैं तो वो व्युत्पत्ति है। और अभ्यास का मतलब होता है निरंतर प्रयास। कवि वृंद का एक ये दोहा है कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी अवत जात से शिल्प होत निशान। यानी बार बार अभ्यास करने से कठिन चीज भी सरल हो जाती है। जैसे रस्सी के आने जाने से पत्थर के ऊपर भी निशान हो जाता है। तो अभ्यास जो है, ये 3 जो है वो बताए हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। पाश्चात्य काव्य शास्त्री जो हैं उनकी दृष्टि में काव्य हेतु क्या है? प्लेटो कहते हैं कि प्रेरणा काव्य हेतु है। यानी प्रेरणा को उन्होंने, मोटिवेशन को प्लेटो ने काव्य हेतु माना है। अरस्तु ने प्रतिभा को काव्य हेतु माना है। वो कहते हैं कि प्रतिभा जन्मजात होती है, ये अरस्तु कहते हैं। जॉनसन जो पाश्चात्य काव्य शास्त्री हैं वो इन तीनों को ही काव्य हेतु मानते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। इन तीनों का, वैसे तीनों का मिला जिला रूप जो है वो काव्य हेतु का कारण होता है। अकेली प्रतिभा नहीं, व्युत्पत्ति भी यदि साथ हो, शास्त्र ज्ञान भी साथ हो और बार बार अभ्यास भी किया जाए तो निश्चित रूप से काव्य हेतु जो है वो हो जाता है। एक काव्य की रचना जो है उससे की जा सकती है। व्यक्ति होना या इंसान होना एक सामान्य बात है, भाग्य की बात है, लेकिन कहते हैं कि कवि होना सौभाग्य की बात है। तो वो इन तीनों से ही अर्जित होती है। कवित्व इन तीनों हेतुओं से अर्जित होता है। तो फिर मिलते हैं हम अगली बार एक नए काव्य शास्त्र के बिंदु के साथ। तब तक के लिए बाय।